बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चैप्टर नंबर 15 है 10th क्लास। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन when magnetic flux is changed through any area of conductor, then current is produced in that conductor this process is called electromagnetic इंडक्शन। क्या लिखा बेटा? व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंज। अब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या आता है ये हम बात करेंगे इंशाल्लाह अपने आज के लेक्चर में। व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंज थ्रू एनी एरिया ऑफ द कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर के एरिया में से, देन करंट इज प्रोड्यूस, करंट पैदा हो जाता है इन दैट कंडक्टर, उस कंडक्टर में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये प्रोसेस क्या कहलाता है बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है। यानी हमारे पास, हम इसमें क्या अब शो कर रहे हैं, हम ये शो करना चाहते हैं कि जो मैग्नेट होता है, मैग्नेट के जरिए क्या पैदा हो रहा है बेटा? करंट पैदा हो रहा है। पहले हमने पढ़ा था, जो एम्पेयर ने कहा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के पहले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि किसी भी कंडक्टर में से करंट फ्लो कर रहा हो तो क्या पैदा होता है बेटा? उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है। लेकिन आज हम पढ़ रहे हैं, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर दिया जाए तो किसी भी कंडक्टर के एरिया में से तो करंट पैदा हो जाता है। यानी कि ये उसका ऑपोजिट प्रोसेस है। ये उसका क्या है? ऑपोजिट प्रोसेस है। तो फैराडे ने ये कहा था कि अगर करंट से मैग्नेट पैदा हो सकता है तो मैग्नेट से भी करंट पैदा हो सकता है। तो ये उसका ऑपोजिट प्रोसेस कहलाता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम पहले भी थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास कोई वो मैग्नेट होता है नॉर्थ और साउथ पोल, तो इधर से उसकी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होती हैं वो बाहर निकल रही होती हैं नॉर्थ से, और वो साउथ की तरफ जा रही होती हैं। तो ये साउथ की तरफ, और साउथ की तरफ से वो उसमें पोल में इंटर हो रही होती हैं। तो इससे हमें क्या पता लगा कि किसी मैग्नेट से नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं। जो ये लाइंस नजर आ रही हैं, इन लाइंस को हम कहते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इनको हम कहते हैं। ठीक है बेटा, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कहते हैं इनको। तो यहाँ पर आपको शायद नजर नहीं आ रहा नीचे, मैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कहते हैं। मैं इधर लिख देता हूँ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। अपने टॉपिक को क्लियर करने के लिए हम थोड़ा छोटा एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये
डायग्राम से समझाने की कोशिश करें। हमारे पास ये एक मैग्नेट है और मैग्नेट नॉर्थ साउथ और नॉर्थ से साउथ की तरफ ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो हैं वो निकल रही हैं, इधर जा रही हैं, इधर जा रही हैं और इस तरह से इसके अंदर इंटर हो रही हैं जी। अब हमारे पास ये जो एरिया है, ये लूप है, कंडक्टर है किसी तार का, ये हमारे पास एरिया है। अब इसके अंदर से भी ये लाइंस गुजरेंगी, तो ऐसे लाइंस गुजर रही होंगी इसके अंदर से, ये लाइंस मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इसके अंदर से गुजर रही होती हैं। अब जैसे मैं इसको मूव करवाता हूँ, पहला केस में हम डिस्कस करते हैं कि हम इसको इधर मूव करवा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक छोटा सा बल्ब लगा देते हैं। तो मैं चलो ऐसा करते हैं, गैल्वेनोमीटर इसमें हम अटैच कर देते हैं। तो मैं किसी इसके सिरे पर मैं अगर गैल्वेनोमीटर लगा दूं तो होगा ये बेटा, गैल्वेनोमीटर के अंदर एक ये नीडल होती है, सुई होती है जो कि 0 पे होती है, ठीक है। ये जस्ट सिर्फ समझाने के लिए मैं सिंपल सी डायग्राम बनाऊंगा ताकि आपको समझ आ जाए। अदरवाइज आप जब ये पेपर में बनाना तो ये गैल्वेनोमीटर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ आप लूप को शो करेंगे। तो जैसे हम इसको इस तरफ लेकर आते हैं तो ये सुई जो होती है या इधर मूव कर जाती है, ठीक है, इधर मूव कर जाती है, फर्ज करो ये इधर मूव कर जाती है। तो इसका गैल्वेनोमीटर क्या एक इंस्ट्रूमेंट होता है, गैल्वेनोमीटर बेटा होता है ये एक इंस्ट्रूमेंट जो कि ये बताता है हमें कि किसी भी लूप के अंदर या किसी भी सर्किट के अंदर करंट मौजूद है कि नहीं है। तो जैसे हम इसको इसके करीब लेकर आते हैं तो हालांकि इसका कांटेक्ट कोई नहीं होता, हम मैग्नेट को इसके साथ टच भी नहीं करते वायर के साथ, लेकिन जो ये सुई है ये यहाँ से डिफ्लेक्ट करके इधर आ जाती है। अब सुई की जो डिफ्लेक्शन है, नीडल की जो डिफ्लेक्शन है, ये बता रही है कि यहाँ पर इस लूप के अंदर करंट पैदा हुआ है, करंट पैदा हुआ है। अब इस बात का तो हमें पता लग गया कि करंट पैदा हो चुका है। अच्छा, जैसे हम यहाँ पर मैंने ये पहले जो ये हमारे पास मैग्नेट था ए पॉइंट के पास था, ठीक है, ये ए पॉइंट के है, और लेकिन जैसे ही ये बी पॉइंट के पास हम जब आते हैं, इसको लेके आते हैं तो ये सुई जो है वो डिफ्लेक्ट कर जाती है। अच्छा, एक वक्त के लिए डिफ्लेक्ट करती है लेकिन फिर दोबारा वो 0 पर आ जाती है। इससे क्या जाहिर होता है कि जब हम ये बी पर रुक जाते हैं तो फिर वो 0 पे आ जाती है, फिर डिफ्लेक्शन बंद हो जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब हम इधर जाते हैं तो ये नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट करती है, लेकिन जब रुक जाते हैं बी के ऊपर, हम रेस्ट हालत में आ जाते हैं, यानी कि हम इस मैग्नेट को क्या करते हैं, रोक देते हैं, तो बेटा ये सुई जो है वो दोबारा 0 पे आ जाती है। इससे क्या जाहिर होता है कि करंट पैदा हुआ था लेकिन फिर ख़त्म हो गया। अच्छा, अब दूसरा हमारे पास इसका केस क्या हो सकता है कि मैं जो ये मैग्नेट है उसको मैं इस तरफ लेके आऊं, यानी कि बैक साइड पे। अब मैं बी से दोबारा कहाँ पे आ रहा हूं, मैं ए पे आ रहा हूं। जैसे मैं बी से ए पे आता हूं तो फिर दोबारा सुई जो है वो डिफ्लेक्ट करती है, फर्ज करो वो इधर डिफ्लेक्ट कर जाती है। अब सुई की डिफ्लेक्शन फर्क सिर्फ ये होगा कि पहले वो राइट साइड पे क्लॉकवाइज डिफ्लेक्ट हुई थी, अब वो एंटी क्लॉकवाइज, ये सिर्फ फर्क पड़ेगा, लेकिन डिफ्लेक्शन जरूर होगी। अब डिफ्लेक्शन फिर बता रही है कि इस लूप के अंदर करंट पैदा हुआ था, क्योंकि गैल्वेनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि करंट को बताता है कि करंट किसी लूप के अंदर या इंस्ट्रूमेंट के अंदर किसी भी सर्किट के अंदर मौजूद है कि नहीं है। अब ये तो पता लग गया हमें कि करंट पैदा होता है। मैग्नेट को चाहे हम ए से बी की तरफ लेके जाएं, करंट पैदा हुआ इस सर्किट के अंदर, इस लूप के अंदर। अगर हम बी से ए की तरफ जाते हैं तब भी करंट पैदा होता है इस लूप के अंदर। अब ये बात तो आपको वाज़ेह होगी कि हम जब ए से बी की तरफ जाते हैं या बी से ए की तरफ जाते हैं तो इसमें करंट पैदा हो जाता है, और जैसे हम रुक जाते हैं तो करंट पैदा नहीं होता, बल्कि सुई जो है अपनी पहले वाली हालत में यानी कि 0 पे आ जाती है। अब इस बात से ये साफ जाहिर है कि कुछ चीज़ है मैग्नेट्स के अंदर, यानी कि लाइंस जो हैं वो चेंज हो रही हैं, तो ये करंट पैदा होता है, ठीक है। अब बेटा होता क्या है, अब इसका रिजल्ट हम निकालते हैं, ये होता क्या है, ये क्यों करंट पैदा होता है, ठीक है बेटा। मैग्नेटिक फ्लक्स जो है मैंने डेफिनेशन में लिखा, व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंज। आपको मैग्नेटिक फ्लक्स का पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है। क्या है बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स, ये नंबर ऑफ लाइंस हैं,
नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं ये, यानी कि उनकी तादाद है। किसकी तादाद है? इन लाइंस की तादाद। अब मैं दोबारा से आपको लाइंस से समझाने की कोशिश करूंगा। अगर यहाँ पर जब ए पॉइंट पे ये मैग्नेट था, तो जब ये रेस्ट हालत में था, तो इसमें से फर्ज करो इस लूप के अंदर से मैं कह देता हूं कि 300 जो है वो लाइंस जो है, ये 300 लाइंस जो है वो इसमें से पास कर रही थी। जैसे ही मैं इस मैग्नेट को ऐसे मूव करके एक यहाँ पे बी पॉइंट पे लाता हूँ, तो ये 300 नहीं करेगी, बल्कि इसमें से अब मैंने ये 3 बनाई, ये 3 तो नहीं है यहाँ पे तो बहुत सारी लाइंस, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं। तो जैसे मैं इसको बी पे लाता हूँ, जब इसके करीब जाएंगे तो इसमें से ज्यादा लाइंस जो है वो पास करेंगी। मैं फर्ज कर देता हूँ कि वो 1000 है। अब ये सिर्फ समझाने के लिए 300 और 1000 का मैं जो ये स्केच दे रहा हूँ आपको सिर्फ समझाने के लिए दे रहा हूँ। अब जैसे मैं ए से बी की तरफ जाता हूँ तो 300 से एकदम जो है वो 1000 जो है इसमें से पास करना शुरू कर देती हैं। तो इससे फिर क्या पता लगा, और फौरन ये डिफ्लेक्शन होती है, यानी कि 300 से 1000 हो जाता है। अब मैं कहूँगा ये फ्लक्स है, ये क्या है, यहाँ फ्लक्स कितना था 300, क्योंकि फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस होती हैं, और 300 यहाँ फ्लक्स था, ठीक है, जब ये ए पे था। तो जैसे ही मैं इस 300 से एक जो है इसको 1000 पे लेके जाता हूँ तो सुई डिफ्लेक्ट कर देती है। लेकिन जब बी पे रुक जाता हूँ तो अब इसमें से कितनी लाइंस गुजर रही हैं, 1000 ही गुजर रही हैं, लेकिन सुई दोबारा 0 पे आ जाती है। वो क्यों आती है? क्योंकि अब हम मैग्नेट को मूव नहीं करवा रहे, एक जगह में रुक गए हैं। अब 1001 नहीं हो रहा और ना वो 999 हो रहा है, यानी कि 1000 से कम भी नहीं हो रहा एक, और 1000 से एक ज्यादा भी नहीं हो रहा, यानी कि चेंज नहीं हो रही लाइंस इसके अंदर जो गुजर रही हैं, वो लाइंस चेंज नहीं हो रही। और हमारी डेफिनेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमारी डेफिनेशन क्या कहती है कि फ्लक्स चेंज होगा तो करंट पैदा होगा, लिहाजा चेंज बहुत जरूरी है। चाहे कितनी ही लाइंस गुजर रही हो, अगर कम ज्यादा नहीं हो रही तो करंट पैदा नहीं होगा। अच्छा, जब हम बैक आते हैं, जब इस केस में बी में हम बैक आते हैं, तो मैं बी से ए की तरफ आता हूं, फिर 1000 से फिर कितनी होती हैं 300, यानी कि कम होती हैं, कम होती हैं। जैसे ही वो कम होती हैं तो बेटा जी फिर डिफ्लेक्शन होती है सुई के अंदर, और क्या होता है, करंट पैदा हो जाता है। इससे ये पता लग गया चाहे हम ए से बी की तरफ जाएं या बी से ए की तरफ आए, करंट जरूर पैदा होगा एक लम्हे के लिए, लेकिन वो करंट पैदा होगा ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स बदलने से, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है बेटा, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस है, तादाद है, तादाद कम हो, कम से ज्यादा हो या ज्यादा से कम हो, फ्लक्स चेंज हो जाता है, और उस सरफेस के अंदर से करंट, उस लूप के अंदर, उस एरिया के अंदर करंट पैदा हो जाता है। अब हमने इसके अंदर जो है कुछ एहतियात करनी है। हमने इसके अंदर जो इसका रूल है वो ये है कि कब ज्यादा करंट पैदा होगा, कब। अब यार जो यहां तक डिस्कशन होगी बेटा आपको समझ आ गई है। अब नेक्स्ट हम पढ़ना चाह रहे हैं कि ये सरफेस जो होती है वो किस तरह से इसको प्लेस किया जाएगा इन फ्रंट ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट के सामने जो है इसको किस तरह रखा जाएगा। तो पहला केस हमारे पास है वो ये है, एरिया ऑफ conductor on loop is perpendicular। क्या है, तो पहला जो हमारा ये केस है कि हमने उस लूप को हमने क्या करना बेटा, परपेंडिकुलर रखना है। जब परपेंडिकुलर रखते हैं तो तब कर जो मैक्सिमम लाइन जो है इसके अंदर से पास होंगी, नॉर्थ और साउथ ऐसे। ठीक है बेटा, तो मैग्नेटिक नंबर ऑफ लाइंस जो हैं वो इसके अंदर मैक्सिमम पास होगी। मिसाल के तौर पर मैं आपको कुछ समझाने के लिए, तो ये हमारे पास एक सरफेस है, इसको आप सरफेस समझ लें, ठीक है बेटा। तो अगर मैं इसको इस तरह से रखूँगा, ऐसे हमारे पास ये सरफेस है किसी भी लूप की, और जो है हमारे पास जो है ये एरिया है, एरिया की डायरेक्शन देखें, और फिर हम इसके अंदर से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे गुजार रहे हैं। तो देखो बेटा यहाँ से भी गुजर जाएगी, यहाँ से भी गुजर जाएगी, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, कितनी जगह से वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स गुजर जाएंगे। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, ये जो सारा ये हमारे पास वो एरिया है, उसकी डायरेक्शन है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के क्या हो गए बेटा, वो हो गई हैं परपेंडिकुलर। तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो थी वो इस तरफ थी, और जो उसका एरिया था
यानी कि लूप का जो एरिया था वो इस तरफ था, और मैग्नेटिक जो लाइंस थी वो किस तरफ थी, वो इस तरफ थी, और दोनों के दरमियान में 90 का एंगल बना। हम कहते हैं कि वो परपेंडिकुलर है, लिहाजा यहाँ पर क्या पैदा होगा, मैक्सिमम करंट पैदा होगा, मैक्सिमम करंट पैदा होगा। क्यों पैदा होगा, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इसके अंदर से मैक्सिमम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इसमें से गुजरेंगी। मैग्नेटिक लाइंस किसमें, इस लूप के अंदर से मैक्सिमम जो है वो पास कर जाएगी जब परपेंडिकुलर होगा। अच्छा बेटा, दूसरा केस क्या होता है कि अगर हम लूप को इस तरह से रख दें कि वो परपेंडिकुलर ना हो, बल्कि उसका जो एरिया है, उसकी जो डायरेक्शन है, सॉरी, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की, वो क्या हो जाए बेटा, पैरेलल हो जाए। क्या बेटा, पैरेलल हो जाए। तो अब देखें यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्थ से साउथ की तरफ जब ये लाइन इसमें से अभी गुजर रही है, लेकिन मिनिमम जो है इसमें से लाइन गुजरेंगी। कैसे, ये अगर सरफेस ऐसे हो जाए तो बेटा ऐसे देखें, ये सरफेस हमारे पास कुछ इस तरह हो जाएगी, ठीक है, और ये एरिया सॉरी इस तरह हो जाएगा, और इस तरह से जब ये हमारे पास मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे इसके अंदर से पास करेंगे तो ये ऊपर से ऐसे गुजर जाएंगे, फिर नीचे से ऐसे गुजर जाएंगी, साइडों से गुजर जाएंगी, और लेकिन बहुत कम एरिया में से ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो पास करेंगे, बहुत कम करेंगे। तो इससे क्या होगा, मिनिमम करंट इज प्रोड्यूस्ड। ये क्या है बेटा, पैरेलल है, पैरेलल स्टेट है हमारे पास, ठीक है बेटा, ठीक है। उधर ही हमारे पास एरिया है और उधर ही हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं, ठीक है। दोनों की डायरेक्शन जो है वो सेम हो गई है, पैरेलल हो गई है, और हम कहेंगे इसके अंदर से मिनिमम लाइन जो है वो करें। तो क्या मैक्सिमम करंट था, यहाँ पे बेटा क्या होगा, मिनिमम करंट होगा, ठीक है। और क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर मिनिमम लाइंस, मैग्नेटिक लाइन जो है वो इसके अंदर से पास कर रही हैं। तो बेटा इस केस में मैक्सिमम लाइंस पास करेंगी तो मैक्सिमम करंट पैदा होगा, मैक्सिमम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के गुजरने की वजह से यहाँ पे मिनिमम करंट पैदा होगा, मिनिमम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के पास होने की वजह से। लेकिन अब इसमें पास होना ही जरूरी नहीं है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इसके अंदर से पास हो रही है, नहीं, बल्कि चेंज हो रही हैं। जित लाइंस भी ज़्यादा होनी चाहिए, साथ उसकी चेंज भी ज़्यादा होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं इस मैग्नेट को जब ए से बी की तरफ लेकर तेज़ी के साथ लेके आएंगे, रेट इसका बढ़ा देंगे, तो तेज़ी के साथ ये जो हमारे पास डिफ्लेक्शन होती है उसमें करंट पैदा होता है। अच्छा, छोटी सी बात, अब ये बेटा जो करंट हमारे पास इसके अंदर जो फ्लो होता है, इस सर्किट के अंदर जो है करंट हमारे पास जो इसके अंदर से फ्लो होता है, और आपको पता है करंट के लिए क्या बहुत ज़रूरी है, इसके लिए ज़रूरी है वोल्टेज, बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ भी वोल्टेज पैदा हुआ होगा, यहाँ भी वोल्टेज पैदा हुआ होगा, और जब ये करंट जो है मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उसमें करंट पैदा होता है किसी भी लूप के अंदर, तो उसमें एक वोल्टेज पैदा होता है। वो वोल्टेज क्या होता है बेटा, वो उस वोल्टेज को क्या कहते हैं, EMF। क्या कहते हैं बेटा, EMF। एक वोल्टेज पैदा होता है। E से क्या है, इलेक्ट्रो, M से क्या है, मोटिव, F से क्या है, फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव, इलेक्ट्रो चार्ज से निकला है, ठीक है बेटा, इलेक्ट्रो किससे निकला है, चार्ज से निकला है। M मोटिव, मोटिव का मतलब क्या है, मोशन करवाता है। फोर्स का मतलब क्या है कि एक ऐसी फोर्स है जो चार्ज को मूव करवा देती है। जैसे मैं फ्लक्स चेंज करता हूं तो इसके लूप के अंदर क्या है, एक वोल्टेज EMF फोर्स पैदा हो जाती है, और वो जो इसके अंदर कंडक्टर के जो अपने चार्जेस मौजूद हैं, अपने जो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, उनको क्या करवा देता है बेटा, मूव करवा देता है ऐसे। और आपको पता है कि किसी भी चीज़ के अंदर से जो चार्जेस हैं वो एक खास डायरेक्शन के अंदर मूव करना शुरू करते हैं तो बेटा उसमें करंट पैदा हो जाता है। मिसाल के तौर पर मैं कोई भी चीज़ है, हम आयरन की मैं कोई चीज़ हाथ में पकड़ता हूँ, उसमें इलेक्ट्रॉन भी है, उसमें प्रोटॉन भी, उसमें न्यूट्रॉन भी, क्योंकि वो एटम से मिलकर बना हुआ है। तो जब उसको हम पकड़ते हैं उसमें से करंट क्यों नहीं लगता, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन हैं तो हैं, लेकिन वो एक खास डायरेक्शन के अंदर नहीं है। इलेक्ट्रॉन को अगर खास डायरेक्शन दे दी जाए तो उसमें करंट फ्लो, उसको हम कह देते हैं कि वो करंट पैदा हो गया है, उसमें करंट पैदा हो गया है। तो अब देखें ये लूप जो है, फर्ज करो ये हमारे पास आयरन का या कॉपर का था, इसमें भी इलेक्ट्रॉन मौजूद है लेकिन पहले करंट नहीं था। जैसे ही
मैं इस मैग्नेट को इधर लेके आता हूँ, ये ईएमएफ जो वोल्टेज पैदा होता है वो ये वोल्टेज इसको करंट जो इसके अपने चार्जेस हैं उनको एक खास डायरेक्शन के अंदर मूव करवा देता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन अपनी खास डायरेक्शन के अंदर मूव करते हैं बेटा तो उसे हम करंट कह देते हैं, तो इसमें करंट पैदा हो जाता है। उम्मीद है बेटा आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।